हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। किसके द्वारा? तो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ के बारे में आज हम जानते हैं। तो हिमनद क्या है? तो हिमनद जैसा नाम से स्पष्ट है, हिम मतलब बर्फ की नदी। तो शीर्ष दीवार संबंधित है। तो शीर्ष दीवार किससे संबंधित है? तो शीर्ष दीवार सर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सर्क से संबंधित है। कौन? शीर्ष दीवार किससे संबंधित है? सर्क से। तो ये सर्क क्या है? तो शीर्ष दीवार के सर्क से संबंधित है। यह सर्क के बेसिन के ऊपर की ओर लंबवत होती है। सर्क की यह तीव्र ढाल वाली दीवार 2000 से 3000 फीट तक की ऊंचाई हो सकती है। जो सर्क की तीव्र ढाल है, उसके दीवार की जो ऊंचाई है 2000 से 3000 फीट तक की ऊंचाई हो सकती है। सर्क का द्वितीय भाग उसकी बेसिन के रूप में होता है। सर्क का द्वितीय भाग जो होता है उसका बेसिन के रूप में होता है। सर्क नीचे की ओर जहाँ समाप्त होता है, सर्क का चौखटा कहते हैं। सर्क का जो नीचे वाला भाग जहाँ समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्क का चौखटा कहा जाता है। निम्न में से हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है। कौन सी हिमनदी या हिमनद से नहीं बनी है? तो कौन सी है? तो हम कहाँ? हम जो है नहीं बना हुआ है। तो हम किससे बना है? या हम्स क्या है? तो हम्स स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत है, यही संबंधित स्थलाकृति नहीं है। जबकि एरीट तीक्ष्ण कटक है तथा टार्न है तथा नुनाटन है, टार्न है तथा एरीट तीक्ष्ण कटक है। ये सब हैं संबंधित, जबकि हम से संबंधित नहीं है। ये हम्स है क्या? तो हम स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है। हम्स कहाँ है? तो स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है। जबकि शेष सभी हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। इसके अलावा अन्य हिमनद से संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे रोचेस माउंटोनीस ये भी हिमनद से संबंधित स्थलाकृति है तथा फियोर्ड्स ये भी स्थलाकृति हिमनद से संबंधित है। क्रेग एंड टेल ये भी स्थलाकृति से संबंधित है। थ्रू लेक्स ये भी स्थलाकृति हिमनद से संबंधित है। तो हम्स का है? तो हम कहाँ है? स्लोवेनिया में है। का है? पर्वत शिखर है। और हिमनद से संबंधित अन्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो रोचेस माउंटोनीस है। फियोर्ड्स है। तो फियोर्ड भी किसी स्थलाकृति हिमनद से संबंधित है। तथा क्रेग एंड टेल तो क्रेग हो गया, एंड टेल हो गया, तथा थ्रू लेक्स स्थलाकृतियाँ ये सब हिमनद से संबंधित हैं। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद के नीचे उतर कर पर्वत के आधार मतलब बेस या फिर तली फुट पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो इस विस्तृत हिमनद को क्या कहा जाता है? तो इस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गिरिपद हिमनद। क्या कहा जाता है? तो गिरिपद हिमनद। जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? गिरिपद हिमनद कहा जाता है। गिरिपद हिमनद कहते हैं। जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहा जाता है। इस तरह से हिमनद प्रायः ठंडे भाग में ही मिलते हैं। किस भाग में मिलते हैं? तो ठंडे भाग में मिलते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है भाई जो सत्य नहीं है? तो ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। तो बंद कहाँ से प्रणाली है? तो खुली प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? तो खुली प्रणाली। तो ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली, यही गलत है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रमुख प्रकार के हिमनदी होती है। सही है कि घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रमुख प्रकार के हिमनदी हैं। करेक्ट है।
हिमयुग भूमि के समस्थिक समायोजन को प्रभावित करता है। जो हिमयुग है वो भूमि के समस्थिकी समायोजन को प्रभावित करता है, सही है। तथा हिमनदी अपेक्षित मैदान और घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। हिमनद अवक्षेपी मैदान घाटी और ग्लेशियर से संबंधित है, भी सही है। कथन यह सत्य है कि ग्लेशियर बहने वाली बर्फ की एक बंद प्रणाली है। बंद नहीं, ये खुली प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? तो खुली प्रणाली है। ग्लेशियर एक बंद नहीं खुली प्रणाली है। हिमपात नमी से प्राप्त बर्फ आगत के रूप में होती है। इस प्रणाली में बर्फ की मात्रा पिघल कर जल और जलवाष्प निर्गत होती रहती है। तीनों विकल्प सही हैं, जबकि ये गलत है। यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? तो जो यू आकार की घाटी है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो हिमनद के द्वारा। यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? तो हिमनदी क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? तो हिमनदी क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में यू आकार की घाटी बनती है, तो कहाँ मिलती है? यू आकार की घाटी मिलती है, कहाँ मिलती है? हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पर? तो हिमानी क्षेत्र पर। पर्वतीय क्षेत्र में पहले से मौजूद नदी घाटी। पर्वतीय क्षेत्र में पहले से मौजूद नदी घाटी हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में पहले से जो मौजूद नदी घाटी है वह हिमानी के जब लंबवत अपर्दन करती है। कैसा? जब लंबवत अपर्दन करती है तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। शीर्ष दीवाल हेड वाल या शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्तराकृति में से किसका एक भाग है? तो शीर्ष दीवार किसका भाग है? तो सर्क का। किसका भाग है? तो सर्क का भाग है। पर्वतीय क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूप से सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति रूप में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सर्क। तो पहाड़ी क्षेत्र में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में से सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्क या हिमग्रह हिमनद की घाटी में शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार है। एक कटोरे के आकार का एक विशाल गहरा गर्त होता है। किस आकार का? कटोरे के आकार का, जिसका पार्श्व एवं किनारा खड़े ढाल वाला लंबवत होता है। शीर्ष दीवार सर्क के बेसिन के ऊपर, किनारे गड्ढे वाला लंबवत ढाल होता है। शीर्ष दीवार सर्क की बेसिन से ऊपर की ओर लंबवत होती है। सर्क की यह तीव्र ढाल वाली दीवार 2000 से 3000 फीट तक ऊंची हो सकती है। 2000 से 3000 फीट तक क्या हो सकती है ऊंची? किसकी? सर्क की। सर्क किसके द्वारा निर्मित होता है? तो सर्क जो है वो हिमनद के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? तो हिमनद के द्वारा। सर्क भू आकृति को विश्व के अनेक देशों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। कौन सा इसमें जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो सर्क को अनेक देशों में अन्य नाम से जानते हैं। तो नॉर्वे में इसे बोटन कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्वे में? बोटन। जहाँ नार्डिक प्रजाति रहती है, नॉर्वे में बोटन कहा जाता है। जर्मनी में इसे कारेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कारेन। तथा फ्रांस में इसे सर्क कहते हैं। फ्रांस में क्या कहते हैं? इसे सर्क कहते हैं। किसको? सर्क को। तो नॉर्वे में बोटन कहा जाता है, जर्मनी में कारेन कहते हैं, फ्रांस में इसे सर्क कहा जाता है। हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर निर्मित अर्धवृत्ताकार अथवा कटोरे के आकार के विशाल गर्त को सर्क या हिमग्रह कहा जाता है। नॉर्वे में इसे बोटन, जर्मनी में कारेन तथा कारेन या कार, स्कॉटलैंड में इसे कोरी तथा फ्रांस में सर्क कहते हैं तथा स्कैंडिनेवियाई में इसे केसल कहते हैं। क्या कहते हैं? केसल कहा जाता है। तो हिमनद को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। नॉर्वे में इसे बोटन तथा जर्मनी में कारेन या कार, स्कॉटलैंड में कोरी तथा फ्रांस में सर्क कहा जाता है तथा स्कैंडिनेविया में केसल कहते हैं। जर्मनी में हिमग्रहण को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी में कार कहते हैं। जर्मनी में क्या कहते हैं? तो कार कहा जाता है।
हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृत नहीं है। जो हिम नदी है बर्फ की नदी, उसे के अपरदन से मतलब कटाव से कौन सा कार्य नहीं करती है? तो ड्रमलिन जो है ये निक्षेपणात्मक कार्य है, मतलब यह उसाद के जमने से बना है। जबकि सर्क है, नूनाटन है तथा हिम सोपान है। हिम सोपान ये अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। किससे? तो अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण कार्य से संबंधित है, न कि अपरदन कार्य से। हिमनद की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा थोड़ी थोड़ी दूर पर उल्टी नौका जैसी आकृति दिखाई देती अनेक टीले पाए जाते हैं, जिसे ड्रमलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ड्रमलिन कहा जाता है। हिमनद के अपरदन की क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं हिमग्रहण, हिमग्रह जिसे सरक कहते हैं, श्रृंग है, कार है, कंघी नुमा कटक है तथा हिमनद द्रोणी है तथा द्रोणी झील है, फ्योर्ड है, यू आकार की घाटी है, लटकती घाटी है। ये सब काहे से बने हैं? तो अपरदन क्रिया की। किसकी क्रिया? अपरदन क्रिया, हिमानी की अपरदन क्रिया से। तो हिम ग्रहण है जिसे सर्क बोलते हैं, श्रृंग है, काल है, कंघी नुमा कटक है तथा हिमनद द्रोणी है तथा द्रोणी झील है तथा फ्योर्ड है, यू आकार की घाटी है तथा लटकती घाटी है। यू आकार की घाटी तथा लटकती घाटी। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से उल्टी नौका के समान एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृत को क्या कहा जाता है हिमानी प्रदेश में? तो हिमानी प्रदेश में जो उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृत उसे क्या कहते हैं? तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? उसे ड्रमलिन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता? हिमानी के अपरदन के द्वारा नहीं होता। तो ड्रमलिन है। जबकि टार्न है, लटकती घाटी है, गिरी श्रृंग है, इसका निर्माण अपरदन के द्वारा हुआ है, जबकि और किसी का निर्माण अपरदन द्वारा नहीं हुआ है। कोल का संबंध किससे है? तो कोल का संबंध किससे है? तो कोल का संबंध ग्लेशियर से। किससे है? ग्लेशियर से संबंधित है। काहे से? तो ग्लेशियर से संबंधित है। कोल किससे संबंधित है? तो कोल ग्लेशियर से संबंधित है।